नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। सदियों पुरानी है, लेकिन इसकी जरूरत शायद आज हमें सबसे ज्यादा है। सही बात है। ये कहानी गौतम बुद्ध से जुड़ी है। अच्छा। हमें इसका जिक्र मन का दर्पण नाम के एक सोर्स में मिलता है। अच्छा। और हमारा मकसद ये समझना है कि आज की ये जो भागदौड़ वाली दुनिया है, हाँ, बहुत शोर है। बिल्कुल, इस शोरगुल भरी दुनिया में जहां मन लगातार भटकता रहता है, हम अपने अंदर वो शांति, वो स्पष्टता, वो कैसे लाएं? ये कहानी शायद कुछ रास्ता दिखाए। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी लगने वाली बेचैनी से। एक ऐसा मन जो कभी टिकता ही नहीं। हाँ। जिसमें बस खलबली मची रहती है, विचारों की, भावनाओं की। हाँ। तो ये कहानी सिर्फ उस एक व्यक्ति की नहीं है जो बुद्ध के पास गया था। ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। ये तो है। अच्छा, तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में है। अच्छा। शाम ढल रही है। ओके। सूरज डूब रहा है। वो हल्की सुनहरी सी रोशनी होती है ना, वैसी फैली हुई है। दिन भर की बातें, टीचिंग वगैरह के बाद एक शांति का माहौल है। शिष्य भी आराम कर रहे हैं, प्रकृति भी जैसे एकदम शांत है। एक ठहराव सा। हाँ बिल्कुल। तभी अचानक एक आदमी आता है, मतलब लगभग दौड़ता हुआ सा। अरे। हाँ, और बुद्ध के पास पहुंचता है। उसके चेहरे को देखो तो लकीरें खींची हुई हैं। गुस्सा है, थकान है, गहरी उदासी, सब कुछ एक साथ दिख रहा है। बाप रे, काफी परेशान लगता है। बहुत। उसकी चाल में, उसके हाव भाव में एक अजीब सी तीव्र अशांति है। वो बुद्ध के सामने आता है और हाफते हुए कहता है, भगवान, मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे हर वक्त मेरे अंदर ही कोई जंग छिड़ी हुई है। अंदर ही जंग। हाँ, कहता है कभी बेवजह गुस्सा आ जाता है, कभी कोई अनजान सा डर मुझे घेर लेता है, कभी बस भविष्य की चिंता खाए जाती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ये कितनी जानी पहचानी सी बात लग रही है ना? बिल्कुल। रोज की छोटी छोटी बातें भी मन में इतनी उथल पुथल कैसे मचा देती हैं? ये सवाल तो शायद हम सब कभी ना कभी पूछते ही हैं। हाँ, और ये दिलचस्प बात है कि उसकी जो परेशानी है वो बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदरूनी है। सही। वो कह रहा है मेरे भीतर झगड़ा चलता रहता है, ये अंदर के अनुभव की बातें। और ये चीज तो मतलब हर किसी के साथ होती है। हालात चाहे जैसे भी हो, मन का ये बेचैन स्वभाव ये इंसान को परेशान करता ही रहा है। आजकल साइकोलॉजी में भी जिसे कहते हैं ना रूमिनेशन। हाँ, सुना है। कि बस एक ही विचार में अटके रहना, ये कुछ वैसी स्थिति लगती है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर बुद्ध की प्रतिक्रिया देखिए, वो कमाल की है। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी सुनकर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बिल्कुल शांत। अच्छा। वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत धीमे शांत स्वर में कहते हैं, अच्छा चलो मेरे साथ जरा नदी किनारे तक चलते हैं। अरे वाह। कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, कोई मुश्किल समाधान नहीं बताया, बस एक शांत सा, सहज सा न्योता। ये अपने आप में कितना शक्तिशाली लगता है। कभी कभी लगता है शायद बस जगह बदलना, माहौल बदलना ही पहला स्टेप होता है। हाँ, और ये सिर्फ टहलने का निमंत्रण नहीं था मेरे ख्याल से। बुद्ध तो अक्सर प्रकृति को, अपने आसपास के माहौल को ही एक टीचिंग टूल की तरह, हाँ बिल्कुल, एक शिक्षा के माध्यम की तरह इस्तेमाल करते थे। नदी का किनारा, पानी का बहना, उसकी स्थिरता, इन सब में गहरे मतलब छिपे होते थे उनके लिए। सही कहा। तो खैर, वो दोनों धीरे धीरे उस शांत नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। शाम अब और गहरी हो रही है। हवा बिल्कुल हल्की है, पानी भी लगभग ठहरा हुआ सा है, और उसमें चांद का अक्स, सूरज डूबने के बाद जो चांद निकलता है उसका अक्स बिल्कुल साफ चमक रहा है। वाह, बड़ा सुंदर दृश्य है। हाँ, माहौल में वाकई एक सुकून है। तो वहां पहुंचकर बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, जरा इस पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करो। अच्छा। वो आदमी थोड़ा हैरान होता है, पर ठीक है, बुद्ध ने कहा है तो। वो झुककर पानी में अपना चेहरा ढूंढने लगता है। लेकिन होता क्या है, पानी बिल्कुल शीशे जैसा स्थिर नहीं है। ओके। शायद हवा का कोई हल्का सा झोंका आया हो, या पानी के अंदर ही कोई हलचल हुई हो। तो सतह पर बारीक बारीक सी लहरें उठने लगती हैं। अच्छा। अब उन लहरों की वजह से उसे अपना चेहरा साफ दिखता ही नहीं, बस एक धुंधला सा, हिलता डुलता सा अक्स नजर आता है। तो वो निराश होकर कहता है, भगवान, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, सब धुंधला सा है। और यहीं पे कहानी का पहला, वो जो कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट आता है। हाँ। बुद्ध का अगला निर्देश बहुत ही सरल, पर शायद आज के जमाने में सबसे मुश्किल कामों में से एक। क्या? वो कहते हैं, ठीक है, अब यहीं बैठ जाओ और कुछ देर बस शांत रहो। बस शांत रहो। हाँ। सोचिए जरा, ये बस शांत रहो सुनने में कितना
कितना आसान लगता है, पर असल में कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है। हमारा मन तो आदत से मजबूर है, लगातार कुछ न कुछ करने, सोचने, रिएक्ट करने का आदी हो चुका है। तो ये निर्देश जो है, ये दरअसल मन की उस डिफॉल्ट सेटिंग को ही चैलेंज करता है। ये बात तो है। आज के समय में तो शायद 2 मिनट शांति से बैठना भी एक साधना जैसा लगता है। बिल्कुल। हर तरफ से नोटिफिकेशन, ईमेल, करने को 1000 काम, मन को शांत होने का मौका ही कहाँ मिलता है। सही कहा। पर यहाँ बुद्ध कोई जोर नहीं दे रहे, बस सुझाव दे रहे। तो वो आदमी शायद थोड़ा कंफ्यूज सा, पर बुद्ध के कहने पर नदी किनारे चुपचाप बैठ जाता है। कुछ करता नहीं, बस बैठ जाता है। और यहीं से वो अंदर की प्रक्रिया शुरू होती है। बस बैठ जाना ये शरीर को स्थिर करता है, और शरीर जब स्थिर होता है तो मन को भी एक सिग्नल मिलता है कि भाई ठहरो। अच्छा, ये कोई रहस्य वाली बात नहीं है, ये साइकोफिजियोलॉजिकल है। हम जब भाग दौड़ बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम वो पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाने लगता है। वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला। हाँ बिल्कुल, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, ना कि वो फाइट और फ्लाइट वाला। समझ गया। और फिर वही होता है जो अक्सर धैर्य रखने पर होता है ना। हाँ, जैसे जैसे वो आदमी शांत होकर बैठा रहता है, बाहरी हवा भी जैसे थम सी जाती है, और नदी का पानी धीरे धीरे पूरी तरह स्थिर हो जाता है। अच्छा। लहरें बिल्कुल गायब, पानी अब एकदम साफ, आईने जैसा बन गया है। वाह। तब बुद्ध उसे फिर से देखने को कहते हैं। हाँ। और इस बार जब वो आदमी पानी में झांकता है तो वो चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में अब सिर्फ उसका अपना चेहरा ही नहीं, बल्कि ऊपर आसमान में चमकता हुआ चांद और उसके आसपास के तारे, सब कुछ एकदम साफ, स्पष्ट और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अरे वाह। वो जो पहले धुंधलापन था वो पूरी तरह गायब हो चुका है। कमाल है। तब बुद्ध बहुत ही सहजता से उसे समझाते हैं। कहते हैं, देखा तुमने, जब पानी शांत हुआ तब तुम अपना चेहरा और वो चांद का अक्स साफ साफ देख पाए। हाँ। तुम्हारा मन भी बिल्कुल इस पानी की तरह है। यहाँ बुद्ध उस मेटाफर को, उस रूपक को खोलते हैं जो इस कहानी का दिल है। और ये रूपक वाकई बहुत गहरा है। बुद्ध आगे कहते हैं, जब तुम्हारे मन में क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या या फिर पछतावा, इनकी लहरें उठती हैं, जो हम सब महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की चीजें, तो तुम असलियत को और सबसे बढ़कर खुद को साफ साफ नहीं देख पाते। अच्छा। ये लहरें, ये जो मन की उथल पुथल है, ये हमारे देखने समझने के नजरिए पर एक पर्दा डाल देती हैं। मतलब हम सिचुएशंस को, लोगों को, यहाँ तक कि अपनी खुद की भावनाओं को भी तोड़ मरोड़ कर देखने लगते हैं। हाँ, होता है ऐसा। मन रूपी दर्पण जब हिलता रहता है तो उसमें जो अक्स दिखता है वो भी तो बिगड़ा हुआ ही दिखेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि शांति सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये जरूरी है स्पष्टता के लिए, सही समझ के लिए। बिल्कुल यही पॉइंट है। जब मन शांत होता है, जब वो आईना बिल्कुल स्थिर और साफ होता है, तभी हम चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसी वो असल में है। तभी हमें वो होता है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। अपनी असली प्रकृति क्या है, हमारी भावनाओं का सोर्स क्या है, हमारी जरूरतें क्या हैं, इसकी गहरी समझ आती है। अच्छा। ये सिर्फ चेहरा देखना नहीं है, ये अपने अंदर के सच को देखना है। और यही स्थिरता ही वो भीतर की रोशनी है जिसकी बुद्ध बात कर रहे हैं। हाँ। जो हमें सही रास्ता दिखाती है। बिना इस अंदरूनी स्पष्टता के हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, हमारी पूरी जिंदगी उन मानसिक लहरों से प्रभावित होती रहती हैं, अनजाने में ही सही। ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पे एक गजब का बदलाव आता है। हाँ। वो जो गहरी चिंता और बेचैनी कुछ देर पहले तक दिख रही थी, उसकी जगह अब एक शांति, एक सुकून सा उतर आया है। उसकी आंखों में एक नई चमक है, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी पहेली का हल मिल गया हो। वो बुद्ध को बहुत कृतज्ञता से देख रहा है। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि बुद्ध ने उसे कोई जादू की छड़ी नहीं दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस उसे अपने ही मन की प्रकृति को अनुभव करने का, एक्सपीरियंस करने का एक तरीका दिखाया। सही। और इस अनुभव के बाद बुद्ध उसे एक प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, ये जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, जैसे आज यहाँ नदी शांत हुई और तुमने साफ देखा, वैसे ही हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। रोज रात को? हाँ, रोज रात। दिन भर जो भी हुआ, अच्छा, बुरा, चिंता, खुशी, उन सभी विचारों को, सभी भावनाओं को धीरे धीरे जाने दो। उन्हें पकड़कर मत रखो। ये कितना रेलेवेंट है आज के लिए। हम दिन भर की टेंशन, जानकारी, सब कुछ लेकर ही तो बिस्तर पर चले जाते हैं। हाँ, और ये जाने देना, ये जो लेटिंग गो का अभ्यास है, ये विचारों को दबाना नहीं है। नहीं,
नहीं, ये ऐसा है जैसे आकाश में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस उन्हें आने जाने देना है। अच्छा। बुद्ध फिर से वो मन रूपी दर्पण वाली बात करते हैं कि मन को ऐसा दर्पण बनने दो जो सब कुछ दिखाता तो है, हर विचार, हर भावना का अक्स, पर किसी से चिपकता नहीं। वो किसी चीज को अच्छा या बुरा का लेबल लगाकर पकड़ता या धकेलता नहीं है, बस देखता रहता है साक्षी भाव से। और फिर बुद्ध शांत मन और अच्छी नींद, इनके बीच एक सीधा कनेक्शन बताते हैं। क्या? वो कहते हैं जब तुम इस तरह रोज अपने मन को शांत करोगे, विचारों का बोझ उतार दोगे, तब नींद अपने आप बिना किसी कोशिश के तुम्हारे पास आएगी। अरे वाह! जैसे रात की ठंडी हवा धीरे से शरीर को सहलाती है, वैसे ही शांति भरी नींद तुम्हें घेर लेगी। ये तो उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए कितनी उम्मीद की बात हो सकती है जो नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, अक्सर इसका कारण यही तो होता है, ये अनकंट्रोल्ड भागता हुआ मन। और ये सलाह सिर्फ फिलॉसफिकल नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक भी है। हाँ, कैसे? आज स्लीप साइंस भी यही कहती है कि सोने से पहले मन को शांत करना, स्टिमुलेशन कम करना, ये गहरी और आरामदायक नींद के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। वो जो जाने देना है ना, वो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद करता है, और यही हार्मोन्स तो नींद में रुकावट डालते हैं। तो मतलब ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस यहाँ मिलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो कहानी आगे बताती है कि वो व्यक्ति बुद्ध की सलाह को फौरन मान लेता है। वो वहीं नदी किनारे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाता है, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाता है। धीरे धीरे उसकी सांसें और गहरी होती जाती हैं और नियमित, लयबद्ध। उसके चेहरे पर जो तनाव था वो पूरी तरह गायब हो जाता है और एक हल्की सी शांत सी मुस्कान फैल जाती है। कहानी कहती है कि उस पल, शायद कई सालों के बाद, उसे पहली बार गहरे सच्चे सुकून का अनुभव हुआ। क्या बात है! और ये बदलाव सिर्फ उस आदमी तक ही नहीं रहता। अच्छा, कुछ दूरी पर बुद्ध के शिष्य भी बैठे, ये सब देख रहे थे। वो भी हैरान थे कि भाई इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। हाँ, स्वाभाविक है। तो उनके मन में भी जिज्ञासा होती है। उनमें से एक शिष्य थोड़ी हिम्मत करके बुद्ध से पूछता है, भगवान, क्या यही है शांति पाने का असली रास्ता? बहुत अहम सवाल। हाँ, क्योंकि ये उस पूरी प्रक्रिया के एसेंस को, सार को जानना चाहता है। और बुद्ध का जवाब इस कहानी के और गहरे पहलू को खोलता है। बताइए। हाँ, बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, रास्ता यही है। लेकिन वो इसे और साफ करते हैं। वो कहते हैं, शांति का रास्ता मन की लहरों को जबरदस्ती रोकने या दबाने की कोशिश करना नहीं है। अच्छा, ये जरूरी बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति मतलब विचारों का बिल्कुल बंद हो जाना, जो कि लगभग नामुमकिन है। सही बात। बुद्ध कहते हैं, रास्ता है इन लहरों को समझना, उन्हें पहचानना, और सबसे जरूरी, उन्हें बस देखना। हाँ, बस देखना, बिना उलझे, बिना कोई रिएक्शन दिए। मतलब जैसे हम नदी किनारे बैठकर लहरों को आते जाते देखते हैं, बिना उनसे लड़े, वैसे ही अपने मन में उठते विचारों और भावनाओं को देखें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बुद्ध कहते हैं, जब तुम उन्हें बिना किसी जजमेंट के, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े, बस एक साक्षी की तरह देखते हो, तो वे अपनी ताकत खो देती हैं। अच्छा। जैसे पानी की लहरें खुद ब खुद उठती हैं और खुद ब खुद शांत हो जाती हैं, वैसे ही ये मन की लहरें भी आती हैं और चली जाती हैं, अगर तुम उन्हें अपनी एनर्जी देना बंद कर दो। वाह। वो फिर नदी का उदाहरण देते हैं, कहते हैं, देखो, ये नदी लगातार बह रही है, इसे कोई रोक नहीं रहा, ये जिंदा है, जीवंत है। हाँ। फिर भी इस बहती हुई नदी में भी चांद का अक्स कितना स्थिर और साफ चमक रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना? मतलब जीवन की भागदौड़, जिम्मेदारियां, उतार चढ़ाव, ये सब चलते रहें, लेकिन उनके बीच भी अंदरूनी स्थिरता मुमकिन है। हाँ, ऐसा नहीं कि शांति के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भागना पड़े। यही तो बुद्ध का खास संदेश है। जीवन एक नदी है, एक प्रवाह है, उसे बहने दो, घटनाओं को, अनुभवों को आने जाने दो। असली साधना बाहर के बहाव को रोकना नहीं है, बल्कि उसके बीच अपने अंदर एक शांत केंद्र बनाए रखना है। बाहरी गति और आंतरिक स्थिरता। बिल्कुल, इसी संतुलन का नाम ही जीवन जीने की कला है। शांति कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, वो इसी साक्षी भाव से, इसी ठहराव से अंदर ही पैदा होती है। ये सुनकर तो जैसे
वाकई एक बोझ सा हल्का हो जाता है। और कहानी का अंत भी उतना ही शांत और गहरा है जितना उसका संदेश। कैसे? रात घिर आती है, आसमान में तारे और ज्यादा घने हो जाते हैं, जैसे अनगिनत हीरे बिखरे हों। वाह। आसपास से झींगरों की आवाज आ रही है, नदी के बहने की धीमी संगीत जैसी ध्वनि है। बुद्ध, वो आदमी और सारे शिष्य सब उसी शांत माहौल में बैठे हैं, शायद ध्यान में है। एक शिष्य अपने अंदर महसूस करता है कि जैसे उसके मन की सारी गांठें, सारी उलझनें अपने आप खुल गई हैं। अच्छा। उसे एक ऐसी गहरी शांति महसूस हो रही है जहां ना कोई डर है, ना चिंता, बस एक प्योर निर्मल सुकून है। और कहानी में लिखा है कि उस रात कई सालों में पहली बार वो शिष्य बिना किसी बोझ के एक बच्चे की तरह गहरी शांत नींद सोया। क्या बात है। और शायद सोते हुए भी उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तभी जीवन में सच्ची रोशनी दिखेगी। तो इस पूरी कहानी और हमारी इस बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। सही। ये हमें याद दिलाती है कि रोज, चाहे बस कुछ मिनटों के लिए ही सही, अपने मन के शोर से थोड़ा हटकर उसे शांत करने की एक सचेत कोशिश करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। खासकर सोने से पहले दिन भर की जो उथल पुथल है उसे जाने देना, ताकि हम क्लैरिटी और शांति के साथ अगले दिन का सामना कर सकें। बिल्कुल। और जैसा बुद्ध ने उस आदमी को सिखाया और कहानी हमें बता रही है, हर रात सोने से पहले अपने विचारों को छोड़ दो। दिन भर जो भी हुआ उसे जाने दो, गहरी सांस लो, मन को स्थिर करो। हाँ। ये एक सीधा सा निर्देश है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। हाँ। ये विचारों से लड़ने की बजाय उनसे दोस्ती करने जैसा है, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ने जैसा। तो अब सवाल यह है कि आज की जिंदगी में इसे उतारा कैसे जाए प्रैक्टिकली? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, कोशिश की जा सकती है कि रोजाना सोने से पहले बस 5 या 10 मिनट निकालें। ठीक है। आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं, ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। जब विचार आए, और वो तो आएंगे ही, हाँ, वो तो आते हैं, तो उन्हें धक्का न दें, नाराज न हो, बस उन्हें देखें, पहचानें, अच्छा ये चिंता वाला विचार है, ओ ये कल की प्लानिंग है, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आए। वो मन का दर्पण वाली बात याद रखें, दर्पण सिर्फ दिखाता है, जज नहीं करता, चिपकता नहीं। सही। शुरू में मुश्किल लग सकता है, मन बार बार भटकेगा, लेकिन धैर्य और लगातार अभ्यास, इससे ये दर्पण धीरे धीरे साफ और स्थिर होने लगता है। ये वाकई एक शक्तिशाली अभ्यास हो सकता है, और इसकी जरूरत तो शायद हम सबको है। तो आज की इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इसी मन का दर्पण कहानी से निकला है। अगर आपका मन एक दर्पण है, तो आज इसमें कौन सी लहरें उठ रही हैं, कौन से विचार, कौन सी भावनाएं जिन्हें आप बस साक्षी बनकर देखना चाहेंगे, बिना उनमें उलझे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। या फिर ये भी सोच सकते हैं, इस दर्पण को रोज कितना और कैसे साफ किया जाए, ताकि इसमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर ज्यादा साफ और ज्यादा करुणा के साथ नजर आए। इन सवालों के साथ ही आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है मन का दर्पण की ये कहानी और इसका ये विश्लेषण आप सबके अपने जीवन में शांति और स्पष्टता की खोज में कुछ रोशनी जरूर देगा। बिल्कुल।